नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में नई धारा तृतीय उत्थान को। पिछली कक्षा में हमने नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत इसकी विशेषताओं को पढ़ा था, साथ साथ भारतेंदु युग को देखा था, जहाँ पे ब्रजभाषा काव्य के साथ साथ खड़ी बोली का विकास किया जा रहा था। खड़ी बोली में रचनाएं आमंत्रित की जा रही थी, लिखने के ऊपर जोर दिया जा रहा था खड़ी बोली में। और पिछली कक्षा इस पर पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर थी, जो कि भारतेंदु युग और उसके साथ साथ पूरी जो पृष्ठभूमि रही तृतीय उत्थान की वो थी। तो यदि पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल पर पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब दे रखा है। और आज की जो एक कक्षा है ये होने वाली है नई धारा तृतीय उत्थान में द्विवेदी युग के जो प्रवर्तित खड़ी बोली काव्य धारा जो थी, अर्थात द्विवेदी युग में जिस प्रकार से ब्रज भाषा को बिल्कुल से एक तरीके से कह सकते हैं कि रोक करके पुरानी प्रवृत्ति को, पुरानी शैलियों को बिल्कुल छोड़ करके खड़ी बोली के विकास पर, खड़ी बोली से काव्य रचना पर जो जोर दिया जा रहा था, जिस प्रकार से रचनाएं की जा रही थी, ये हम द्विवेदी युग में देख सकते हैं। तो आज इसी दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे, जिन्होंने द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली के माध्यम से खड़ी बोली को स्थापित करने के लिए, इसके विकास के लिए रचनाएं लिखी, कार्य किया। आप जानते ही हैं सभी कि द्विवेदी युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर बना, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सदैव ही खड़ी बोली रचना पर जोर देते थे। इसके साथ साथ पुरानी जो भी रीतिकाल की जैसी परंपरा चल रही थी, जो रचनाएं, जो छंद प्रयोग किए जा रहे थे, जो शैली चल रही थी, उसको बिल्कुल से उन्होंने खारिज कर दिया और पूरी तरीके से खड़ी बोली पे पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि खड़ी बोली में मुख्य उनका केंद्र रहा कि रचनाकार और लेखक जो है वो खड़ी बोली में रचनाएं करें और इससे इसका विकास हो। तो इसी भावना को, इसी दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने संपूर्ण द्विवेदी काल में खड़ी बोली के लिए बहुत कार्य किया। उनके साथ साथ भी बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे लेखक थे, जो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना शुरू किया उन्होंने, और उन्होंने भी खड़ी बोली पर बहुत कुछ लिखा। तो आज ऐसे ही कुछ कवियों को हम देखेंगे इसमें। तो इस धारा का कहते हैं कि जो प्रवर्तन है द्वितीय उत्थान में, इस बात को ही लेकर के हुआ था कि ब्रजभाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित्व सवैये अब बहुत लिखे जा चुके, अब इसकी आवश्यकता नहीं थी। अब और विषय को लेकर लिखा जाना था और छंदों की भी रचना चलनी चाहिए थी। और खड़ी बोली में इस तरह से धीरे धीरे रचनाएं ढलने लगी, रचनाकार खड़ी बोली में रचनाएं लिखने लगे। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो सबसे बड़ी इस धारा की क्या विशेषता थी कि भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह, क्योंकि खड़ी बोली जो थी वो कह सकते हैं कि एक जनता को जोड़ने का माध्यम भी थी। तो इसलिए एक प्रवाह के लिए, एक स्वच्छंद धारा के रूप में खड़ी बोली काफ़ी लोगों तक, जन जन तक पहुंचने लगी। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मंजी थी। बहुत अच्छे से खड़ी बोली का विकास हो रहा था, किसमें? द्विवेदी काल में। अब हम इसी के इर्द गिर्द देखेंगे कि द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, जो कि बहुत सारी रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। जिनमें से सबसे पहले जो हम देखेंगे इस पद्धति पर चलने वाले लेखकों में से एक है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचनाओं की बात करें तो देखिए आप, इनकी रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से हो जाता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं। माधवी, ठीक है, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। तो ध्यान रखिएगा, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी, ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की ये सभी रचनाएं हैं, ठीक है। और ये देख ही सकते हैं कि इस काल के भीतर, इनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मंजती चली आ रही थी, ठीक है। और इनकी रचनाओं का आरंभ इन्होंने कर दिया था 1971, संवत 1971 से ही। इनकी 5 रचनाएं, 5 संग्रह निकल चुके हैं, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। वही देखेंगे मानवी में, तो मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिकारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में दिखाया है। बात करें ज्योतिषमती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है, और उत्तरार्ध में असीम और व्यक्त मैं, संसार के बीच,
ठीक है, यानी कि ज्योतिषमती जो है वो तुम और मैं के बीच की बात की गई है। तो ये कुछ वर्ण विषय थे जो कि महत्वपूर्ण रचनाओं के थे। तो इस प्रकार आप जरूर से ध्यान रखिएगा 5 संग्रहों को जो कि ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के हैं। अगले कवि को देखेंगे। दूसरे लेखक हैं अनूप शर्मा। तो अनूप शर्मा की बात करें तो खड़ी बोली का जमाना देखकर ये उसकी ओर मुड़ गए थे। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। तो सुनाल जो खंड काव्य है वो अनूप शर्मा जी का है, जिसमें इन्होंने कुणाल का चरित्र लिखा है। ये एक प्रकार का क्या है, सुनाल खंड काव्य है। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध का चरित्र लेकर इन्होंने सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों में एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सिद्धार्थ है ये 18 सर्गों का एक महाकाव्य है जो कि संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, अनूप शर्मा जी ने। सिद्धार्थ में क्या है, भगवान बुद्ध के चरित्र को लेकर के इन्होंने लिखा है। वहीं अगली जो हम कुछ रचनाएं देखेंगे कि इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है सुमनांजलि। कई बार रचनाएं पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुमनांजलि जो कि अनूप शर्मा की रचना है। वहीं देखेंगे जीवन मरण में कवि की कल्पना जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र सामने लाती है। किसमें, जीवन मरण में। जैसे कि जीवन और मरण के बीच बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, परिस्थितियां होती हैं, तो जो जगत हमें दिखाता है, जो हमारा जीवन हमें दिखाता है। तो वही अनूप शर्मा जी ने जीवन मरण में कवियों की कल्पना जगत के इतिहास की विविध, जगत के इतिहास की, ध्यान रखिएगा, जगत के इतिहास की विविध भूमियों के चित्र, विविध परिस्थितियां, विविध भूमियों के चित्र हमारे सामने रखते हैं अनूप शर्मा जीवन मरण में। इसी प्रकार विराट भ्रमण में देवी के आकाश चारी रथ पर बैठ कवि ने इस विराट विश्व का दर्शन किया है। किसमें, विराट भ्रमण में। अब विराट भ्रमण है तो भ्रमण से आप ध्यान रख सकते हैं कि विचरना या फिर जो है यात्रा करना। तो विराट भ्रमण में देवी के आकाश चारी रथ, जो आकाश में चरण करता, आकाश में विचरण करता है, ऐसे रथ में बैठकर कवि ने इस विराट विश्व का क्या किया है, दर्शन किया है। विराट भ्रमण में इन्होंने ये दर्शाया है। किसने, अनूप शर्मा ने। तो अनूप शर्मा की कई रचनाएं हमारे सामने आई, जैसे कि सुनाल जिसमें कुणाल का चरित्र है, वही भगवान बुद्ध के चरित्र को लेकर के सिद्धार्थ जो कि 18 सर्गों का एक महाकाव्य है संस्कृत अनेक वर्ण वृत्तों को लेकर के, वही सुमनांजलि जो उनकी फुटकल कविताओं का संग्रह है। जीवन मरण जिसमें जीवन के विभिन्न भूमियों का यानी विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण है, और विराट भ्रमण जिसमें इन्होंने विश्व का भ्रमण किया है देवी के आकाशचारी रथ पर बैठकर। अगले चलेंगे कवि की ओर। अगले जो हमारे लेखक है वो श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी। कहते हैं कि खड़ी बोली के कवित्व और सवैये में ही सवैये में ये वही सरसता, वही भाव भंगी लाए हैं जो ब्रजभाषा के कवित्व और सवैयों में पाई जाती है ना। तो जो ब्रजभाषा के कवित्व सवैयों में पाई जाती है भंगिमा, सरसता, वही सरसता इन्होंने खड़ी बोली के कवित्व और सवैयों में लाया। किसने, श्री जगदम्बा प्रसाद हितैषी जी ने। शुक्ल जी लिखते हैं कि हितैषी जी ने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर के, काव्य के उपयुक्त विषय लेकर के बहुत कुछ छोटी छोटी रचनाएं लिखी, फुटकल रचनाएं लिखी हैं, जो कि कल्लोलिनी और नवोदिता, ठीक है, कल्लोलिनी और नवोदिता में संग्रहित है। तो ये जो रचनाएं हैं दो, कल्लोलिनी और नवोदिता, इसमें हितैषी जी के बहुत सारे फुटकल छोटी छोटी रचनाओं का क्या कह सकते हैं हम, संग्रह कहते हैं इसमें। ठीक है किसमें, कल्लोलिनी में और नवोदिता में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे हम अपने अगले लेखक की ओर। तो हमारे अगले जो लेखक है वो है श्री श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी की बात करें तो इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध हमारे सामने आती है जो कि है त्रेता के दो वीर। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा था जिसमें लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व इसमें इन्होंने चित्रित किया था। त्रेता के दो वीर, लक्ष्मण और मेघनाथ। कभी कभी पूछा जाता है त्रेता के दो वीर कौन थे, तो लक्ष्मण और मेघनाथ। ठीक है, तो इस प्रसंग को लेकर के श्री श्याम नारायण पांडे जी ने एक छोटा सा ये काव्य लिखा था। कहते हैं यह रचना जो है ये हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर है। तो इसकी शैली की बात करें तो हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवृत्तों में द्वितीय उत्थान की शैली पर ये लिखा गया है। वही देखिए माधव और रिमझिम इनकी नाम की इनकी दो और छोटी छोटी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, माधव और रिमझिम।
आगे बात करें तो इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हमें हल्दी घाटी नामक 17 सर्गों के महाकाव्य में दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी श्री श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। ठीक है, हल्दी घाटी तो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, चाहे नेट की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी, किसी की भी कई बार ये रचना देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी जो है और इसमें 17 सर्ग है। ठीक है, ये 17 सर्गों का एक महाकाव्य है जो कि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। वहीं उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा अनेक परिस्थितियों के चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग का एक ही है। तो यहाँ पे इनकी कई प्रकार की रचनाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे त्रेता के दो वीर, ठीक है, वही माधव, रिमझिम, हल्दी घाटी तथा उत्साह, ये सभी रचनाएं जो है वो है श्याम नारायण पांडे जी की। वही हल्दी घाटी में ध्यान रखिएगा 17 सर्गों का ये महाकाव्य है, और त्रेता के दो वीर जो है उसमें लक्ष्मण और मेघनाथ, ये दो वीर की बात इसमें की गई, उनके युद्धों के प्रसंग की बात इसमें की गई है और इसके महत्व को चित्रित किया गया है। चलेंगे अपने अगले लेखक की ओर। हमारे अगले जो कवि लेखक है वो है पुरोहित प्रताप नारायण जी। ठीक है, तो पुरोहित प्रताप नारायण की बात करें तो इन्होंने नल नरेश नामक महाकाव्य लिखा था। क्या नाम है? नल नरेश। ये एक महाकाव्य है जो कि 19 सर्गों में रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा गया है। ठीक है, तो रोला और हरिगीतिका छंद में ये लिखा गया है महाकाव्य। कौन सा? नल नरेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा 19 सर्ग है इसमें, और रोला और हरिगीतिका छंद में ये लिखा गया है महाकाव्य। बात करें तो पुरोहित प्रताप नारायण मिश्र जी की, तो इस 20वीं सदी के लोगों का मन विरह ताप के लोपादि उपजार, चंद्रोपालम इत्यादि में नहीं रम सका था इतना। ठीक है, इसीलिए देखिए विशेषतः खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता है। ठीक है, तो भावुकता और ये सभी इसमें नहीं मिलता है। वहीं चर्चा की जा रही है कि श्री मैथिली शरण गुप्त के साकेत में भी कुछ ऐसी ही रूढ़ियों का अनुसरण से जी उबाता है। मन के मोती और नव निकुंज में प्रताप नारायण जी की खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं संग्रहित हैं। तो ये जो संग्रहित है किसमें? मन के मोती और नव निकुंज, ये दो रचनाएं हैं जिसमें प्रताप नारायण जी के खड़ी बोली की फुटकल रचनाएं क्या है? संग्रहित है, जिनकी शैली अधिकतर इतिवृत्तात्मक है। काव्य कानन नामक बड़े संग्रह में ब्रजभाषा की भी कुछ कविताएं इन्होंने रखी है। तो इस प्रकार से बात करें पुरोहित प्रताप नारायण जी की, तो नल नरेश जो कि एक महाकाव्य है 19 सर्गों में, रोला हरिगीतिका छंद है इसमें, वहीं मन के मोती और नव निकुंज, ठीक है, ये खड़ी बोली के फुटकल रचनाएं हैं। इसके साथ साथ काव्य कानन, इसमें ब्रजभाषा की भी कुछ कविताएं शामिल की गई हैं। तो ये थे पुरोहित प्रताप नारायण जी। अगले जो हमारे लेखक है वो है तुलसी राम शर्मा दिनेश। तुलसी राम शर्मा दिनेश की बात करें तो इन्होंने देखिए ध्यान दीजिएगा लगभग 272 पृष्ठ, कितने पृष्ठ? लगभग 272 इन्होंने पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर के लिखा है। ठीक है, 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर के लिखा है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है। कितने अंगों में? 8 अंगों में समाप्त हुआ है। इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय में उठे हुए भावों की व्यंजना कराया गया है। जैसे कि श्री कृष्ण उद्धव द्वारा गोपियों को संदेश भेजते हैं। क्या लिखते हैं कि दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, जो कि आप देख ही सकते हैं आजकल दीन दरिद्र कितने हैं। तो कहते हैं कि दीन दरिद्रों के देहों को मेरा मंदिर मानो, उनके आर्त उसासों को ही वंशी का स्वर जानो। मतलब आज की वर्तमान आधुनिक समय की जो परिस्थितियां हैं, जो भाव है, उसकी व्यंजना इसमें हमें देखने को मिलती है। तुलसी राम शर्मा दिनेश जी की रचनाएं हैं। ठीक है, 272 पृष्ठों का भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर के। वहीं इसी प्रकार द्वारका के दुर्ग पर बैठकर कृष्ण भगवान बलराम का ध्यान कृषकों की दशा की ओर करते हैं और इस प्रकार लिखते आकर्षित करते हुए कहते हैं कि जो ढकता है जग के तन को, जो रखता लज्जा सबकी, जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकी, आज कृषक वह पिसा हुआ है इन प्रमत्त भूपों द्वारा, उसकी घर की गायों का रे दूध बना मदिरा सारा। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो है वो श्री कृष्ण यहाँ पे करते हैं और वर्तमान समय की समस्याओं को उजागर करते हैं। तो इस प्रकार जो तुलसी राम शर्मा दिनेश जी ने कृष्ण के चरित्र के माध्यम से इन सभी महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया है। ठीक है, वहीं देखिए अंत में कि पुरुषों के सब कामों
में हाथ बटाने की सामर्थ्य स्त्रियां रखती हैं, यह बात भी रुक्मिणी कहती हुई मिलती है। ठीक है, तो यह सब होने पर भी भाषा प्रौढ़ है, चलती और आकर्षक नहीं है। भाषा में प्रौढ़ता पाई जाती है। तो इस प्रकार ये सभी कुछ ऐसे लेखक थे जिनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी द्विवेदी युग में, विशेषतः ब्रज भाषा के विकास को लेकर के। अब अगली कक्षा में हम छायावाद को लेकर के पढ़ेंगे कि छायावाद के अंतर्गत किस प्रकार की रचनाएं हुई, कौन से लेखक, कौन से कवि और किस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से समाज में कैसी जागरूकता फैला रहे थे और छायावाद की क्या विशेषताएं थी। इन सभी विषय वस्तुओं को अगली कक्षा में हम फिर से पुनः पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए जरूर से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को यदि नहीं किया हो तो। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।